चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और देखना ये चीज है, सब लोगों को एटलस अपने सामने ओपन करके रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड है कि एटलस ओपन होना चाहिए सबको अपने सामने। तो पहले हम लोग जितना पढ़े हुए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन मैं मानता हूँ कि सभी लोगों ने क्लास नहीं किया था, तो पहले रिवीजन ही जरूरी है। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले आपको देश का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा देश कहाँ पर है। ओके, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो आप लोगों को अच्छे से बताया जा चुका था। और फिर देखिए, इसको कहते हैं, ये ऊपर वाला क्या है, ये कनाडा है, बीच में यूएसए है और नीचे मेक्सिको है। और इसके नीचे भी यहाँ पर छोटे छोटे देखो देश हैं कई सारे, जैसे होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा सिटी है। तो इस प्रकार से अलग अलग देश हैं, इनके विषय में देखा देखा था हम लोगों ने, अच्छे से अध्ययन अध्ययन किया था। और उसके बाद यहाँ पर क्यूबा है, उसके बाद यहाँ पर एक हैती है, देखो यहाँ पर हैती है। फिर उसके बाद आगे हम लोग इधर पढ़े हुए थे, यहाँ पर कुछ झीलें हैं जिनको ग्रेट फाइव लेक्स कहते हैं। उसमें 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी ओंटारियो। इन 5 झीलों के विषय में देखा था। और इन 5 झीलों में किसकी क्या विशेषता है इसके विषय में देखा था। और इसको पढ़ने के लिए मैंने अपने यूट्यूब पर एक लिंक दी है, यूट्यूब पर मैंने इसका वीडियो बना के डाला, उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे अगर कहें हम, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर कुछ कुछ झीलें हैं, जैसे ये ग्रेट बियर झील है, फिर ग्रेट स्लैव झील है, फिर रेंडियर झील है, फिर अथावस्का झील है। तो 5 झीलें यहाँ पर भी स्थित हैं। ओके, आगे हम बात करें, आगे हम लोग पढ़े थे कि नदियों के विषय में, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है, तो यहाँ पर ऐसे मिसिसिपी नदी यहाँ पर बही हुई है। इसमें एक नदी मिसौरी नदी आके मिल जाती है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से निकलती है। और अपना मुहाना कहाँ बनाती है? यहाँ न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह है, वहां पे आके अपना मुहाना बना लेती है। ओके, तो मिसिसिपी नदी कैसा डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है मिसिसिपी नदी के द्वारा। ओके, आगे हम कहें, यहाँ पर एक नदी, इंपॉर्टेंट नदी ऐसे बहती हुई आई है, देखो ये लिखा हुआ कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी, इसकी बात करें हम, ये कोलोराडो नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है। और रॉकी पर्वत से निकलने के बाद इस पे एक झील भी स्थित है। इस झील का नाम क्या है जो इस पे स्थित है? उसका नाम है मीड झील। कौन सा झील है? मीड झील उसका नाम है। आगे हम कहें, यहाँ पर 2 बांध इसी पर स्थित है। कौन कौन से बांध? हुअर और पार्कर बांध। हुअर और पार्कर बांध इसी नदी के तट पर स्थित है। और आएगा हुअर और पार्कर बांध, और ये सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन मतलब गर्त का निर्माण करती है, और वो गर्त का नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? ग्रैंड कैनियन। और किस नदी के द्वारा निर्मित होता है? तो रियो कोलोराडो नदी के द्वारा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, यहाँ पर देखिए एक नदी बह रही, रियो ग्रांडे नदी। अब रियो ग्रांडे नदी जो है ये 2 देशों की प्राकृतिक सीमा बना रही। देखिए यहाँ पर इधर मेक्सिको है और इधर यूएसए है। तो यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी है। आगे हम लोगों ने देखा था, एक नदी इधर भी देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कोलंबिया नदी। यहाँ पर कौन सी नदी देखा था? कोलंबिया नदी। और इस कोलंबिया नदी की सहायक नदी कौन सी थी? कोलंबिया नदी की सहायक नदी कोई बताइए हमको, कौन सी थी? कौन सी नदी थी? इश्नाइक नदी। इधर से कौन सी नदी मिलती है? इश्नाइक नदी। ओके, स्नैक नदी इसमें जाकर के मिल जाती है। कोलंबिया की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? स्नैक नदी। और ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थित है, पोर्टलैंड बंदरगाह। कौन सा यहाँ पर दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये है पोर्टलैंड बंदरगाह। और इस पोर्टलैंड बंदरगाह की खासियत क्या है? सीमेंट के लिए फेमस है। और जो ये अभी मैंने बताया नदी,
कौन सी नदी? यहाँ पर जो अभी कोलंबिया नदी के विषय में बताया, इस पे एक बांध स्थित है जिसका नाम क्या है? ग्रांड कुली बांध। ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। आगे हमने और चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ पर कई सारे पर्वत हैं। उन पर्वतों के विषय में जैसे हम चर्चा करें तो उन पर्वतों के विषय में जैसे हम चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ पर्वत आप लोगों को दिखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर अलास्का पर्वत है। यहाँ पर देखिए अलास्का पर्वत है, और अलास्का पर्वत के नीचे कॉस्केड श्रेणी है, और कॉस्केड श्रेणी के नीचे कोस्ट श्रेणी है, कोस्ट। और उसके बाद सियरा नेवादा स्थित है। यहाँ पर सियरा नेवादा है। ओके, तो 4 श्रेणियां यहाँ पर भी हैं। तो देखिए एक रॉकी पर्वत भी है, मैक्सिको से लेकर यूएसए, कनाडा, सब जगह पर ये फैला हुआ है। कौन सा? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत दिखा आप लोगों को? रॉकी पर्वत, ये है रॉकी पर्वत लिखा हुआ है। ठीक है, तो रॉकी पर्वत के विषय में हो गया। आगे हम बात करें, यहाँ पर जो अलास्का पर्वत ये है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और जिसका अब नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया है? देनाली। देनाली, अब इसका नाम हो चुका है देनाली। ओके, ये कहाँ पर है? अलास्का पर्वत में है। और ये अलास्का पर्वत कहाँ पर है? वहां पर अगर आप लोग एटलस में देखेंगे तो जिस कलर से यूएसए होगा उसी कलर से यहाँ का भी पार्ट है। इसका मतलब ये किसका पार्ट है? यूएसए का ही पार्ट है। ओके, तो अलास्का पर्वत यूएसए का ही भाग है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। उसके नीचे यहाँ पर लिखा है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज है तो इसकी भी कुछ ऊंची चोटी होगी। तो कोस्ट रेंज की ऊंची चोटी क्या है? यहाँ पर ऊपर देखोगे लिखा है तो माउंट लोगोन, यहाँ पर लिखा मिलेगा आप लोगों को माउंट लोगोन। ओके, तो कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगोन है। आगे हम और नीचे जाएं तो यहाँ पर एक मिलेगा कॉस्केड रेंज। कॉस्केड रेंज मिला, और कॉस्केड रेंज उसके नीचे भी जाए तो एक नीचे है सियरा नेवादा। ओके, और यहाँ पर एक देखिए ग्रेट बेसिन लिखा हुआ, इसकी खासियत बहुत है। यही ग्रेट बेसिन में ही, ग्रेट बेसिन जो है सबसे गर्म स्थान यहीं पर स्थित है। ग्रेट बेसिन में ही डेथ वैली। ओके, यहीं पर स्थित है क्या? ग्रेट बेसिन में डेथ वैली लिखा होगा। डेथ वैली वो सबसे गर्म स्थान है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे लिखा होगा डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? यही डेथ वैली ही है। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एटलस में आप लोगों को। आगे हम बात करें इसी में, यहाँ पर अब जो मैं लेक्स के विषय में बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। हमने एक लेक बताया था ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लैब, फिर रेंडियर, अथावस्का, फिर रेंडियर के विषय में हम बताए हुए थे। तो यहाँ पर उसके भी नीचे एक विनिपेग झील है। ओके, अब इसके विषय में हमने बताया था, जो ग्रेट बियर झील है यहाँ से आर्कटिक वृत्त ऐसे होकर के गुजरता है। तो आएगा किस नदी से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है? तो ग्रेट बियर नदी से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आगे यहाँ नीचे इसके कौन सी नदी है? ये ग्रेट बियर, पहले बी आ गया, उसके बाद ग्रेट स्लैब है। ग्रेट स्लैब, इसकी खासियत क्या है? यहाँ से एक नदी निकलती है ग्रेट स्लैब से, जिसका नाम क्या है? मैकेंजी नदी। देखिए ऐसे जाते हुए एक नदी दिखाई गई होगी। तो ग्रेट स्लैब नदी से कौन सी नदी निकली? मैकेंजी नदी निकली। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो मुहाना अपना कहाँ बनाती है? मैकेंजी की खाड़ी में ही अपना मुहाना बना लेती है। ओके, यहाँ पर मुहाना बना लेती है। आगे हम बात करें, इसके नीचे एक झील और स्थित है, देखते रहिएगा एटलस में आप सभी, अथावस्का झील। यहाँ पर अथावस्का झील है, और इसके नीचे रेंडियर झील है, और रेंडियर झील के नीचे यहाँ पर मिलेगा विनिपेग झील। तो इसमें देखिए यहाँ पर है विनिपेग झील। आगे हम कहें ये जो रेंडियर झील है, यहाँ से भी देखिए रेंडियर झील से एक नदी निकलती है, जो आप लोगों को मिलेगी नहीं, एटलस में बना लीजिएगा। यहाँ से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। चर्चिल नदी कहाँ से निकलती है? रेंडियर झील से निकलती है। आगे हम बात करें अगर, तो ये विनिपेग झील जो है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। विनिपेग झील के पास, विनिपेग झील के पास गेहूं का उत्पादन बहुत उच्च स्तर पर होता है। आगे हम बात करें इन 5 झीलों की, जो ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं? एक सुपीरियर, एक मिशिगन, एक ह्यूरन, एक इरी, और एक ओंटोरियो।
तो 5 झीलें यहाँ पर है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तो ये इरी है, ये ओंटारियो है, ठीक है। तो 5 झीलें, इन पांचों झीलों को मिलाकर क्या कहते हैं, ग्रेट फाइव लेक्स। उसमें भी कहा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। और आगे हम इसकी बात करें तो ये सुपीरियर झील जो है, इसमें इन पांचों झीलों में एक झील ऐसी है जो केवल कहां पर स्थित है, यूएसए में। वो कौन सी है, मिशिगन झील। मिशिगन झील केवल यूएसए में स्थित है और सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो दोनों में स्थित है। कहां कहां पर स्थित है, कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित है। तो आएगा ग्रेट फाइव लेक्स में से कौन सी नदी ऐसी है जो केवल और केवल कहां पर स्थित है, यूएसए में। तो कौन सी नदी है, मिशिगन नदी। आगे हम बात करें इसी में, यहां पर एक नदी जो अभी हम लोगों ने देखा था, इस कौन सी नदी, ओंटारियो नदी। इस ओंटारियो नदी से एक ऐसे नदी निकल रही है, देखिए नदी बही हुई है। इस नदी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यहाँ दो शहर स्थित हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। जो मॉन्ट्रियल शहर है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। मॉन्ट्रियल शहर की खासियत क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। और क्यूबेक जो है, क्यूबेक को फ्रेंच सिटी कहते हैं, इसको फ्रेंच सिटी के नाम से जानते हैं, किसको, क्यूबेक को। तो क्यूबेक को फ्रेंच सिटी और मॉन्ट्रियल को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर। आगे हम बात करें इसी में, अगर हम और बात करें इसी में, देखो मिशिगन झील दिख रहा है, या इसी में देखो इसके नीचे इरी झील दिख रहा है। तो इरी और ओंटारियो के मध्य में एक जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात। कहां पर है, इरी और ओंटारियो के मध्य में स्थित है। इरी और ओंटारियो के मध्य में कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। और ध्यान रहे, दो झील मैं और बताने चल रहा हूं, एक सुपीरियर और ह्यूरन। जो भी मैंने यहाँ पर एक सुपीरियर बनाया था और ह्यूरन बनाया था, इन दोनों के मध्य में देखो यहाँ पर एक नहर है, सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य में एक नहर है जिसका नाम क्या है, सू नहर। सू नहर किसके किसके मध्य है, सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य स्थित है। ओके, आगे हम बात करें, ये हो गया ग्रेट फाइव लेक्स। एक पर्वत इधर और है, उस पर्वत के विषय में भी देख लीजिए। यहाँ पर है एक पर्वत, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत और अच्छे से पढ़ना होगा तो यूट्यूब वाले में देख लीजिएगा, जो आपको वीडियो पड़ा हुआ है लिंक। तो अपलेशियन पर्वत के विषय में बात करें तो अपलेशियन पर्वत को किसका आना, माइक भाई बंद करो माइक। अपलेशियन पर्वत देखिए, अपलेशियन पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहीं पर दिखाया गया आप लोग को, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत ये कैसा पर्वत है, अवशिष्ट मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का उदाहरण है अपलेशियन पर्वत। और इसके नीचे एक पर्वत पदीय पठार स्थित है जिसका नाम क्या है, पीडमॉन्ट का पठार। यहां लिखा होगा पीडमॉन्ट का पठार, पीडमॉन्ट का पठार, ठीक है। तो एक ऐसा पठार है पीडमॉन्ट का पर्वत, पर्वत पदीय पठार है। और पर्वत पदीय पठार क्या होता है, जो पर्वत के पद पर स्थित होता है उसी को कहते हैं पर्वत पदीय पठार। और इस जो अपलेशियन पर्वत है ये अवशिष्ट मोड़दार है। इसका मतलब, मोड़दार मतलब ऐसे है, इसी को वलित पर्वत भी कहते हैं। और अवशिष्ट मतलब घिसा पीटा भाग जो बचा हो उसी को कहते हैं अवशिष्ट। जैसे अरावली पर्वत क्या है, अवशिष्ट है, मोड़दार है, लेकिन वो नवीन पर्वत नहीं, वो पुरानी श्रृंखला है। और हिमालय जहां पे था, हिमालय नवीन है, और वलित मोड़दार तो भी है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है। जबकि यहां पर कहा जाए तो ये कैसा है, अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें जो मोटी मोटी चीजें थी मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ की जलवायु के विषय में। यहाँ की जलवायु कैसी है, जैसे यहाँ पर कहा जाए यहाँ की जो जलवायु है, जैसे ये कॉन्टिनेंट देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है, किधर स्थित है। तो अगर मैं ऐसे ग्लोब बनाऊं, ग्लोब के किधर पड़ रहा है ये कॉन्टिनेंट, तो हमको समझ में आ रहा है कुछ इधर आ रहा है ना ये कॉन्टिनेंट, तो इस एरिया में पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर पड़ेगा तो
हमको इतना तो समझ में आ गया कि जो उत्तरी अक्षांश होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, और जहां पर उत्तरी अक्षांश होता है तो वहां पर ऐसा होगा कि जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा तो वर्षा ज्यादा होती है, जब यहाँ पे शीत ऋतु होता है वर्षा कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और भी प्रभाव हैं जिसकी वजह से क्या होता है, शीत ऋतु अधिक लंबी होने के कारण यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। तो अमेरिका में ठंड पड़ती है ना, तो क्यों ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु अधिक समय तक रहता है, इसलिए यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। तो अगर आएगा ठंडी और गर्मी में से अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो शीत ऋतु का देखने मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु देखने को ज्यादा मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में ज्यादा होने के कारण तब भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बर्फ भरी हवाएं होती हैं। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जो जैसे बर्फीली हवा चलती रहती है ना, तो वो अमेरिका जैसे देशों की सेन होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी की सेन हो जाती है, कैलिफोर्निया हो जाता है। ओके, आगे हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो कनाडा में हम लोग पढ़े थे एक शहर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल पढ़े थे ना कनाडा में, जैसे कहाँ पर पढ़े हुए थे दिखा देते हैं, एटलस में फिर से देख लीजिएगा अगर क्लियर ना हो। देखिए यहां पर हम लोगों पढ़े थे मॉन्ट्रियल शहर, देखो मॉन्ट्रियल शहर पढ़े थे ना, तो मॉन्ट्रियल शहर ये किसके लिए फेमस है, जो मॉन्ट्रियल शहर है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, किसके लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम कहें, यहीं पर देखिए एक जलधारा है। जलधाराएं क्या होती हैं, दो भागों में बांटे गए जलधाराओं को, एक गर्म जलधारा होती है और एक ठंडी जलधारा होती है। तो जो हम लोगों को जलधारा पढ़नी, इसमें प्रश्न क्या बनता है, कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है, तो इसके विषय में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे दो जलधाराएं पड़ती हैं। पेपर के परिपेक्ष से हम लोग को नहीं सीखना है ये कि जलधाराएं होती क्या है, हम लोग को यही सीखना है कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, क्योंकि इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम कहें जलधाराओं के विषय में, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म स्ट्रीम, सॉरी गर्म स्ट्रीम कह रहे हैं, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गलत लिख दिया गया है, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम 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 मतलब गर्म हो जाएगा, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और कहां पर ये पाया जाता है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप कौन सी जलधारा पाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पाई जाती है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। स्ट्रीम मतलब गर्म करना होता है ना, तो स्ट्रीम गर्म जलधारा है, इसे याद कर लेना कुछ रिलेट करके। ओके, आगे हम कहें अगली एक जलधारा है, यहीं पर पाई जाने वाली एक जलधारा और है, कौन सा, लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जलधारा कैसी है, लेब्राडोर, ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो लेब्राडोर कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। और जब ये सोचिए एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा ये आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाए दो अगर, तो क्या होता है, धुआं उठता है ना। तो यहाँ भी वही क्रिया होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जिसको धुएं को वहां पर क्या कहते हैं, भूगोल की भाषा में प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। ओके, जो सॉरी प्लैंकटन नहीं कहते हैं उसको, मतलब वो कहते हैं धुआं उठ रहा है खूब तेजी से। अब यहाँ पे क्या होगा, जब धुआं उठेगा तो जो मूवी आदि में सीन दिखाए जाते हैं, जैसे होता है ना, दिखाते हैं कि देवता लोग देवी लोग धुएं में चल रहे हैं, बादल में चल रहे हैं, तो वो यही होता है, यही का सीन होता है। आगे हम कहें, इसी में जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है दोनों, तो यहाँ पर प्लैंकटन का भी निर्माण होता है, जो मछलियों का भोजन होता है। ओके,
तो प्लैंकटन क्या होता है? मछलियों का भोजन होता है। इसका निर्माण कब होता है? जब गर्म जल धारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं। और गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यहाँ पर कौन सी है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। ओके, अगर अब आगे हम बात करें इसमें, तो अगला इसमें जो पॉइंट पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में आपसे, क्या पूछा जाएगा? जो कनाडा में वनों का काम करते हैं उन लोगों को कहा क्या जाता है? कनाडा में जो कनाडा शहर है, कनाडा शहर में इसमें जो वन का काम करते हैं, वनों की कटाई का या वन का, तो उनके लिए एक नाम रखा गया, क्या? लंबर जैक। उनको कहते हैं क्या? लंबर जैक। उनका नाम है लंबर जैक। जो कनाडा में वन से संबंधित लोग होते हैं, फॉरेस्ट से संबंधित लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लंबर जैक कहते हैं। जितना पॉइंट मैं कहूं कि इसको ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे हम कहें, इनका काम क्या होता है? लकड़ी काटना। अच्छा, कनाडा के विषय में अगर अब हम लोग कुछ स्पेशल जानकारी लेना चाहें तो देखते हैं कनाडा के विषय में क्या है। कनाडा जिसकी राजधानी क्या है? ओटावा। इस कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा इसकी राजधानी है। अगर और इसके विषय में देखना हम लोगों को, तो कनाडा विश्व में सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूरेनियम यहीं पर होता है। कनाडा में ही यूरेनियम दूसरे नंबर सबसे ज्यादा कनाडा में ही होता है। तो यूरेनियम के क्रम में देखा जाए तो कनाडा का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और इसी कनाडा में एक ओंटारियो शहर है जहां पे सोना पाया जाता है। ओंटारियो में सोना और डॉब्सन सिटी में चांदी। तो ओंटारियो में क्या पाया जाता है? ओंटारियो में सोना और डॉब्सन सिटी में चांदी। ओके, डॉब्सन सिटी में चांदी और ओंटारियो में सोना पाया जाता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा फैक्ट के रूप में, क्योंकि फैक्ट ही हम लोगों के एग्जाम में ज्यादा आ सकता है, तो इसको याद रखना है कि ओंटारियो में क्या पाया जाता है? सोना। और डॉब्सन में क्या पाया जाता है? चांदी। अगर आगे हम बात करें, जो सुलिवान की खान है यहाँ पर, सुलिवान की खान, ये विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान है। कौन सी खान? याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान कौन सी है? सुलिवान की खान। सुलिवान की खान, ये विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जिंक की खान है, सुलिवान की खान, और जो कि कहाँ पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें, इसी में एक है सडबरी, जो आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे था। सडबरी जो है किसके लिए फेमस है? कनाडा में ही। ये निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? निकिल उत्पादन के लिए फेमस है सडबरी की खान। आगे हम बात करें, अच्छा, कनाडा में एक बुल्ड बफेलो नेशनल पार्क है जो कनाडा में बहुत फेमस है, यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलेगा। ओके, आगे और हम इसी में एक डेट्रॉयट और हैमिल्टन शहर है कनाडा में। तो अगर आ जाएगा डेट्रॉयट और हैमिल्टन शहर कहाँ पर है? तो कनाडा में स्थित है। चलिए, इसके कनाडा के विषय में इतना ही आपको जानकारी रखना था। तो कनाडा के विषय में क्या देखे? कनाडा की राजधानी ओटावा है, यूरेनियम के उत्पादन पर सेकेंड नंबर पे है। ओंटारियो में क्या पाया जाता है? सोना। डॉब्सन में क्या पाया जाता है? डॉब्सन सिटी किसे कहते हैं? चांदी को कहते हैं। चांदी जहां पर पाया जाता है। ओके, या डॉब्सन सिटी में क्या पाया जाता है? चांदी पाया जाता है। सुलिवान की खान किसके लिए फेमस है? विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान सुलिवान की खान है। आगे और हमने बताया डेट्रॉयट और हैमिल्टन शहर, ये कहां पर है? ये दोनों यहीं पर स्थित है, कनाडा में ही। और उसके आगे बताया बुल्ड बफेलो नेशनल पार्क कहां पर है? कनाडा में ही स्थित है। आगे अब देखते हैं कैरेबियन द्वीप समूह। कैरेबियन द्वीप समूह में कौन से आते हैं? कैरेबियन द्वीप समूह में मैक्सिको के पूर्व और दक्षिण अमेरिका के उत्तर के अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ देखो, ये कैरेबियन लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कैरेबियन लिखा भी होगा, आप लोग देखिएगा एटलस में कैरेबियन सागर लिखा होगा, नीचे नीचे लिखा होगा यहाँ पर, ये कैरेबियन सागर। ओके, तो यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं कैरेबियन द्वीप समूह। या अगर पूछ लेगा इस कैरेबियन द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप शामिल हैं,
तो यहाँ पर कौन कौन से द्वीप देखो दिखाई दे रहे हैं, जो द्वीप दिखाई देंगे वही शामिल होंगे। तो यहाँ पर द्वीप इसमें देखो पॉलिटिकल में नहीं दिखेगा, तो मैं दूसरा वाला मैप यूज करता हूँ, एक मिनट। हाँ, इसमें देखिए ये है कैरेबियन सागर। अब इसमें कहें हम लोग कौन कौन से देश आ जाते हैं, अगर हम देश की बात करें तो क्यूबा देश, क्यूबा मिला आप लोगों को, ये देखो क्यूबा देश की बात करें पहले, देखिए क्यूबा देश ये है। ओके, तो कैरेबियन द्वीप समूह में एक क्यूबा देश है। और अगर हम देशों की बात करें, इसी में देखते रहिएगा आप लोग सारे देश, और जिसको भी जहां ना मिले जो चीजें वो चीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वहां पर आवाज तो जा रही है मेरी? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक है यहीं पर टोबैको, और यहीं पर स्थित है। तो ये सारे देश जो हैं, होंडुरस हो गया, निकारागुआ हो गया, ये सारे देश। अब देखिए यहीं पर अगर हम और कहें तो कैरेबियन सागर के पास में जो सारे द्वीप स्थित हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कैरेबियन द्वीप समूह कहलाते हैं। तो होंडुरस देखो यहाँ पर है, यहीं पर निकारागुआ है, और यहीं पर पनामा सिटी है, और इधर क्यूबा सिटी है, यहीं पर हैती है। तो ये सब कैरेबियन सागर के ही तो बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, कैरेबियन द्वीप समूह कहलाते हैं। ओके, आगे अब हम आगे अगर बात करें, कुछ देशों की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा की राजधानी, जो ये क्यूबा है उसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, हवाना। ओके, और आगे बात करें, इसी में जो ग्रेट एंटिलीज की सबसे बड़ा द्वीप जो क्यूबा है, क्यूबा को क्या कहा जाता है, एंटिलीज का मोती कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को, जो ये क्यूबा है, इसको क्या कहा जाता है, इसका एक नाम क्या है, एंटिलीज का मोती। तो क्यूबा को और किस नाम से जानते हैं, एंटिलीज के मोती के नाम से जानते हैं। एंटिलीज के मोती, याद रखना, क्यूबा को किस नाम जानते हैं, एंटिलीज के मोती के नाम से जानते हैं। ओके, और क्यूबा में जो कैरेबियन द्वीप समूह का, जो कैरेबियन द्वीप समूह यहाँ पे जितने भी हैं, इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्यूबा ही है। कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्यूबा है। ओके, आगे और हम बात करें, अब आप लोगों का ये जितना था ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो तो आपको कवर करा दी गई हैं। अब आपको करना क्या है, आपका काम क्या रहेगा, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो कुछ भी इसमें है, तो इसमें आप लोगों को करना यही है कि एक बार इसका रिवाइज करना है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, अब आप लोगों को जो इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने रिवाइज कराया है, तो जो लोगों को अभी इसमें ना पता हो, कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, अब उनके विषय में बता देता हूं। जैसे क्या, जैसे देखिए अभी जो यहां पर एक जल संधि स्थित है, तो हो सकता है यही पूछ ले कि ये जल संधि किसके किसके मध्य है, या किसको किसको कनेक्ट करती है, या किसके किसको अलग करती है, राइट। तो यहाँ पर जल संधियों को भी देखना पड़ेगा, कौन सी जल संधि किसको कनेक्ट करती है और कौन सी जल संधि किसको अलग करती है, ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो जल संधियों को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जल संधियों को पढ़ लेते हैं। तो जैसे हम एक बार पढ़ाए हुए थे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, मैं सारी जल संधियां पढ़ाए थे। अब आज पहले पढ़ते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहां पर है, बायफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो यहां पर स्थित है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको किसको अलग करती है, ये ग्रीनलैंड है, इधर बायफिन है, यहाँ लिखा होगा बायफिन। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि के द्वारा क्या अलग होता है, ग्रीनलैंड द्वीप और बायफिन द्वीप को अलग किया जाता है। आगे, और ये दो सागरों को जोड़ेगी भी,
दो भूमि को तो अलग कर रही, लेकिन दो सागर को जोड़ भी रही है। किसको किसको जोड़ती है? अगर देखा जाए तो एक तरफ लेब्राडोर सागर है, एक तरफ इधर लेब्राडोर सागर है, और इधर कौन सा सागर है? बैफिन की खाड़ी है। तो दो सागरों का जोड़ने का भी काम कर रही है। ठीक है। आगे अगली जल संधि देखें तो हडसन जल संधि। हडसन जल संधि कहाँ है? कनाडा के उगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है। चलो इसको देखते हैं अब हम लोग। हडसन जल संधि कहाँ पर है? देखिए, अगर हम कहें ये है बैफिन द्वीप और कनाडा का उगावा ये क्षेत्र है। इन दोनों को ये देखो, यहाँ पर एक जल संधि बनी हुई है, तो इस जल संधि का नाम क्या है? हडसन जल संधि ही है। ओके, हडसन जल संधि सबको मिल गया? मिल गया हो तो आगे चलें। ओके, आशा करता हूँ हडसन सबको मिल गया। अब हडसन की विशेषता समझ लीजिए। ये जो हडसन जल संधि है, किसके किसके मध्य है? पहली बात तो किसको किसको अलग कर रही है? बैफिन की खाड़ी को और इधर उगावा प्रायद्वीप को। तो उगावा प्रायद्वीप को और इधर स्थित बैफिन की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? याद रखना, उगावा को बैफिन से अलग करने वाली जल संधि हडसन जल संधि है। और यहाँ पर नहीं याद हो तो देख लो, यहाँ पर हडसन की खाड़ी भी है। ओके, तो याद करना यहाँ पर कौन सी जल संधि है? उगावा प्रायद्वीप को किससे अलग करने वाली? बैफिन की खाड़ी से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? हडसन जल संधि है। अगर और हम बात करें, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती भी है। देखो इधर हडसन की खाड़ी है, यहाँ पर देखो इसको इसको जोड़ रही है, ये है हडसन जल संधि। इधर है हडसन की खाड़ी, और इधर कौन सा सागर है? दो सागरों को जोड़ने का भी काम करती हैं, तो लेब्राडोर सागर। इधर ये लेब्राडोर सागर है और इधर है हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हडसन जल संधि है। हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हडसन जल संधि स्थित है। ओके, और किसको किसको जोड़ रही है? यहाँ पर स्थित है बैफिन की खाड़ी दोनों तरफ, इधर बैफिन की खाड़ी, इधर उगावा प्रायद्वीप, इन दोनों को अलग करती है, और यहाँ पर हडसन वेव को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो जल संधि इंपॉर्टेंट है, इसलिए कौन जल संधि याद रखना? हडसन जल संधि। ओके, आगे अगली जल संधि के विषय में बात करें तो यहीं पर न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेलिस स्ले जल संधि है। बेलिस स्ले जल संधि है। न्यू फाउंडलैंड कहाँ? ये है। ओके, यहाँ पर जो जल संधि है, ये कनाडा हो गया इधर का क्षेत्र, देख लीजिए, ये है न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पर जो जल संधि ये है कनाडा का भूमि, मुख्य भूमि। तो कनाडा के मुख्य भूमि को न्यू फाउंडलैंड, इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेनिसले जल संधि है। बेनिसले जल संधि है। अब आएगा कि बताइए यहाँ पर कौन कौन से सागर को जोड़ रही है? तो इधर लेब्राडोर सागर है, और इधर इधर कौन सा सागर है? इधर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ना, जहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जहां पर लॉरेंस नदी जाकर के अपना मुहाना बनाती थी। तो यहां पर देखा हम लोगों ने सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहां देखा लेब्राडोर की सागर। तो इस लेब्राडोर और सेंट लॉरेंस को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बेली स्ले जल संधि है। कौन सी? बेली बेली स्ले जल संधि है। बेली स्ले जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो देखा हम लोगों ने कि लेब्राडोर को और किससे जोड़ रही है? यहाँ पे जो सागर स्थित है उसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। दो को जोड़ रही है और दो को अलग कर रही है। कनाडा के मुख्य भूमि को न्यू फाउंडलैंड से अलग कर रही है। अगली जल संधि की बात करें हम लोग तो देखेंगे फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। देखिए कहां पर यह है जल संधि, ये देखिए, ये है फ्लोरिडा और ये है क्यूबा। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? फ्लोरिडा जल संधि करती है। ओके, तो यहां पर स्थित है फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि फ्लोरिडा जल संधि है। तो दो सागरों को जोड़ती भी होगी ये फ्लोरिडा जल संधि। तो एक तरफ कौन सा है? अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर किधर है? देखिए ये है अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन एक तरफ हो गया, और इधर भी कुछ होगा, गुल्फ ऑफ मैक्सिको स्थित है। क्या है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की खाड़ी को, ये देखिए जी,
गल्फ ऑफ मैक्सिको होगी ना। हाँ वही गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिको की खाड़ी जो है, मैक्सिको की खाड़ी को और अटलांटिक सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? फ्लोरिडा जल संधि। ओके, अगले इसको देख लिया हम लोगों ने। तो फ्लोरिडा जल संधि का क्या काम है, इसकी विशेषता देखिए। फ्लोरिडा जल संधि फिर से यहाँ पर स्थित है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा प्रायद्वीप, इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि यह है क्यूबा और यह है फ्लोरिडा। इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? यहाँ पर ये कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। और किसको किसको ये जोड़ रही है? मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ती है? इधर है अटलांटिक ओशियन या सार्गेसो सागर आ जाएगा तब भी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फ्लोरिडा जल संधि। आगे हम बात करें अगली जल संधि, एक है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल किसको किसको अलग करता है? मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। तो मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप कौन सा है देख लो, ये है मेक्सिको, तो ये है ओके युकाटन प्रायद्वीप, और ये है क्यूबा। तो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ये युकाटन चैनल है। ओके, चैनल होता है सकरा रास्ता आने जाने का। तो हमने देखा मेक्सिको का युकाटन और क्यूबा, इन दोनों के मध्य जो चैनल स्थित है उसका नाम क्या है? युकाटन चैनल। अगर और आगे बात करें, इसी के बाद एक है विंडवार्ड पैसेज। विंडवार्ड पैसेज किसको किसको अलग करता है? क्यूबा को हैती से अलग करता है। यहां पर ये देखिए, यहां पर बात करें विंडवार्ड पैसेज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर है हैती, हैती इधर है क्यूबा। तो क्यूबा को हैती से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? क्यूबा, इधर क्यूबा है और इधर हैती है। तो क्यूबा को हैती से कौन सी जल संधि अलग कर रही है? विंडवार्ड पैसेज। विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करने वाली जल संधि विंडवार्ड पैसेज किसको किसको अलग करती है? क्यूबा को हैती से अलग करती है। आप लोग सोचते रहिए, माइंड में बैठाते रहिए कहां पर है ये विंडवार्ड, एकदम ऐसे आंख बंद करो तो नजर आ जाए कहां पर है। तो विंडवार्ड पैसेज किसके किसके मध्य है? क्यूबा और हैती के मध्य स्थित है। क्यूबा और हैती के मध्य स्थित है। एक एक सागर का लोकेशन बैठा लीजिए कहां पर कौन सा सागर है, और ये तब होगा जब आप लोग मैप भरोगे, ठीक है। तो एक तरफ कैरेबियन सागर है इसके, और दूसरी तरफ इसके क्या स्थित है? दूसरी तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? विंडवार्ड जल संधि है। और क्यूबा को हैती से, इस क्यूबा को हैती से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? विंडवार्ड जल संधि है। एक बार में तैयार नहीं होता, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आगे अगला बात करें, मोना पैसेज। मोना पैसेज कहाँ है जी? कैरेबियन सागर को सार्गेसो सागर से ऐड करेगी ना ये? नहीं, आप सार्गेसो सागर भी कह सकते हो, और अगर महासागर की बात करो तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, हम्म। देखो ये कैरेबियन सागर है, इधर सार्गेसो सागर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ ही रही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना दिया हो सार्गेसो सागर तो क्या लगाओगे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, हम्म। आगे देखते हैं मोना पैसेज। मोना पैसेज हो गया। मोना पैसेज डोमिनिकन गणराज्य को प्यूटारिको से अलग करता है। ओके, यहां पर है मोना पैसेज, ये लिखा हुआ है देखिए, ये मोना पैसेज लिखा हुआ है, यहां पर है। ये हो गया डोमिनिकन गणराज्य, और इधर क्या? प्यूटारिको सिटी है, ठीक है। तो मोना पैसेज किसके मध्य है? डोमिनिकन गणराज्य और प्यूटारिको सिटी के मध्य स्थित है मोना पैसेज। ओके, और ये किसको किसको जोड़ रही है? दो को इसको भी जोड़ेगी। तो एक बार दिमाग में लाइए कि इधर एक तरफ तो मोना पैसेज और डोमिनिकन गणराज्य की तरफ क्या है? कैरेबियन सागर स्थित है, ठीक है। तो एक कैरेबियन सागर हो गया। अब इसके ऊपर मोना पैसेज में ऊपर क्या पड़ रहा है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर या सार्गेसो सागर की बात करें, इधर क्या पड़ेगा? सार्गेसो सागर पड़ेगा या तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पड़ेगा। तो जो भी ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। तो याद होना चाहिए केवल मोना पैसेज है कहां पर। तो मोना पैसेज का लोकेशन आपको याद होना चाहिए कि कहां पर है। एक तरफ डोमिनिकन गणराज्य है, एक तरफ प्यूटारिको सिटी है, और इन दोनों को किसको किसको जोड़ती है? कैरेबियन सागर को इधर स्थित है
लेब्राडोर सॉरी सार्गेसो सागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इनको दोनों को जोड़ने का काम करती है। अगला सा नहर है कौन सा? पनामा नहर। यहाँ पर स्थित है पनामा नहर। ओके, किसको किसको जोड़ती है? एक तरफ पनामा सिटी, सबसे ज्यादा जितना अभी तक बताया हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है अपने आप में। ओके, तो पनामा नहर के विषय में बहुत अच्छे से देखिए। पनामा सागर, पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। एक तरफ कैरेबियन सागर है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर कौन सा सागर है, ये क्या लिखा है? पैसिफिक ओशियन। ओके, तो किसको किसको ये पनामा नहर जोड़ रही है? दो को जोड़ी ना, एक पैसिफिक एक पैसिफिक सागर हो गया और इधर कैरेबियन सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? पनामा नहर। ओके, आगे हम बात करें, ये जो इस नहर के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक झील का निर्माण किया गया है, मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है, जिस झील का नाम क्या है? गटन झील। यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, क्या? उस झील का नाम क्या है? गटन झील। गटन, गटन झील। ओके, गटन गटर से याद रखना, गटर का निर्माण, गटन का निर्माण। ओके, तो गटन झील का निर्माण किसके किसके मध्य हुआ है? पनामा नहर के पास में। किस लिए हुआ है? इसके जल प्रवाह को रोकने के लिए गटन झील का निर्माण किया है। ओके, आगे हम कहें, जो यहाँ पर पनामा सिटी इसी नहर के समीप ही स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, तो जब आप लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा पनामा सिटी, पनामा सिटी ये लिखा है, देखिए पनामा सिटी, यहाँ पर पनामा सिटी एक बंदरगाह है। ओके, आगे इसी पनामा सिटी के विषय में और आगे बात करें, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐड हो जा रहा है, तो अगर आवागमन कहा जाए सबसे ज्यादा कहाँ से होगा? पनामा सिटी से ही तो एक देश से दूसरे देश कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप को अगर कहा जाए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पनामा जल संधि है। ओके, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पनामा जल संधि है। आगे इसके नीचे एक है जुआन डी फ्यूका जल संधि, कनाडा को वैंकूवर के कनाडा मुख्य भूमि से अलग करती, इधर स्थित है ये। ओके, ये देखो यहाँ पर मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फ्यूका और यहाँ पर मिलेगा आपको वैंकूवर शहर, ये लिखा है वैंकूवर शहर। ओके, और ये किससे किससे क्या कर रही है? जुआन डी फ्यूका जल संधि कनाडा के वैंकूवर को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करती है। कनाडा एक कनाडा, दूसरी तरफ इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जुआन डी फ्यूगा जल संधि, याद रखना जुआन डी फ्यूगा जल संधि। वैंकूवर को कनाडा के मुख्य भूमि से, और वैंकूवर किसके लिए फेमस है? लकड़ी उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, आगे हम बात करें, एक है बेरिंग जल संधि, ये कहां पर है? ये यहाँ पर स्थित है, बेरिंग जल संधि ये है। बेरिंग जल संधि की बात करें, यहाँ पर देखिए ये यूएसए का पार्ट है। ओके, यूएसए के पार्ट को, और इधर एक देश और स्थित है, कौन सा? एशिया। एशिया और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि ही है। और किन दोनों सागरों को जोड़ रही है? इधर देखिए एक आर्कटिक सागर स्थित है, ये आर्कटिक सागर है, और इधर ये कौन सा सागर है? इधर कौन सा सागर दिख रहा है? तो एक तरफ आर्कटिक सागर है और इधर ये प्रशांत महासागर का ही तो विस्तार है इधर। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? पनामा जल संधि ही करती है। ओके, तो पनामा, दो हम लोगों ने जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े। क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि ये दो महाद्वीपों को अलग कर रहे हैं। कौन कौन से? एक पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है, और एक हम लोगों ने पढ़ा एशिया महाद्वीप के, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया महाद्वीप के पार्ट को और यूएसए महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि स्थित है। और किन दो सागरों को ये जोड़ रही है अगर बात करें, तो एक तरफ स्थित है आर्कटिक ओशियन और एक तरफ स्थित है पैसिफिक
ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जितनी भी जल संधियां थी इंपॉर्टेंट सारी जल संधियों को कवर कर लिया है। ओके। तो आज हम लोग इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अच्छे से कवर हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। आप लोग एक ही काम आप करना है, क्या कि आप लोगों को रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन करते रहना है। ओके।